नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक कल। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री खट्टर, प्रभारी और अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। संगठन और चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। अग्निवीर योजना पर विपक्ष के आरोप निराधार। सैनिक कल्याण मंत्री ने की केंद्र के प्रयासों की सराहना। कहा, देश की रक्षा में हर 5वां उत्तराखंडी होगा। प्रदेश में पीसीएस परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में 405 केंद्रों पर एग्जाम। लोक सेवा आयोग ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंटर्स पर धारा 144 लागू। सावलदे में सड़क किनारे पानी भर रहे भाई बहन को बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। किशोर की दर्दनाक मौत। 2 साल की मासूम गंभीर तौर पर घायल। परिजनों में कोहराम। और देहरादून से नैनीताल तक येलो अलर्ट। राज्य के पिथौरागढ़ और बागेश्वर सहित 4 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना। कई जनपदों में छाए बादल। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल यानी कि 15 जुलाई को राजधानी देहरादून में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ पार्टी के ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर तक के 1350 से अधिक पदाधिकारी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शिरकत करेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि इस बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन होगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि इस बैठक में उपचुनाव में हार के कारणों पर भी मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों में विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठकें कर रही है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कल 15 जुलाई को ये बैठक ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में होने जा रही है और उत्तराखंड के सभी प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, महामंत्री और मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। करीब 1400 की संख्या इसमें अपेक्षित है और हमारे केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। हमारे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी और सह प्रभारी रेखा वर्मा जी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रहेंगी। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है। साथ ही नेताओं ने बड़े बड़े दावे भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में भाजपा को हराकर मतदाताओं ने भाजपा की हर बार जीत की गलतफहमी को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे कई मायने में ऐतिहासिक हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो उपचुनाव में बद्रीनाथ धाम से भाजपा की हार का संदेश देश भर में गया। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति और छल कपट का जवाब जनता ने वोट से दिया है। अयोध्या के भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। पिराने कलियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंगलौर विधानसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक ने कहा कि वो मंगलौर की जनता के शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने अपना प्यार और स्नेह उन्हें देखकर फिर से विधायक बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर उनकी प्राथमिकता रहेगी और क्षेत्र के लोगों का काम भी बड़ी प्राथमिकता के साथ कराया जाएगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि सब जनता जानती है कि अब हेलीकॉप्टर वाले बाबा नजर नहीं आने वाले, जो मंगलौर को बैंगलोर बनाने की बात करते थे। यहाँ मंगलौर उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद में और बद्रीनाथ में दुगनी हो गई, क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अयोध्या की सीट जीती, बाई इलेक्शन हुआ तो हरिद्वार में विधानसभा हुई वो जीती, और बद्रीनाथ की लोकसभा विधानसभा जीती। तो अब देखने की बात यह है कि ये नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को जनता जवाब दे रही है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है। क्या विकास कार्य रहेंगे जो पूर्ण कराने वाले हैं? अब देखेंगे, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे और जन भावनाओं के अनुकूल काम करेंगे। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजयी जीत होने पर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित बेरीनाग में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ बेरीनाग SBI चौराहे पर जमकर नारेबाजी के साथ मिष्ठान वितरित किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि अभी 2 सीटों पर विजय की शुरुआत हुई है, तीसरे उपचुनाव को भी कांग्रेस जीतने वाली है और नगर इकाई और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। तो उत्तराखंड की जनता ने अपना निर्णय देना शुरू कर दिया है। हमें भी मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ की जनता का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार चुनी। अब उन्होंने बताया कि जो अभी बेरोजगारी और लाचारी महिलाओं के साथ में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका सामना वो डट के करेंगे। शुरुआत है, अभी जब उपचुनाव जीते तो आने वाली टाइम तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा कांग्रेस। अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के द्वारा सैनिकों के लिए किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष के आरोप निराधार हैं। विश्व के अनेकों देशों में अग्निवीर जैसी योजना चलती है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक उत्तराखंडी होगा। संसद के अंदर विपक्ष के नेता अग्निवीर को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में 10% आरक्षण के साथ ही फिजिकल और आयु में अग्निवीरों को छूट देने की बात भी कही है। संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतना पैसा मिला है। उसमें अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है और 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा की राशि उसको दी जाती है। सतत विकास लक्ष्य की कसौटी पर उत्तराखंड खरा उतरा है। नीति आयोग की SDG रैंकिंग इंडेक्स रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। उत्तराखंड ने चौथे स्थान से छलांग लगाते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 16 लक्ष्यों में उत्तराखंड ने तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात एवं हिमाचल सरीखे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 79 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड की इस उपलब्धि पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कई क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। SDG की रिपोर्ट में उत्तराखंड के प्रथम आने पर जहां बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई रिपोर्ट सरकार के द्वारा प्रायोजित की जाती हैं और उसमें प्रदेश को नंबर 1 दिखाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों में भी नंबर 1 ये बना हुआ है। देखिए, सरकार द्वारा प्रायोजित कई प्रकार की रिपोर्टें आती हैं जिसमें उत्तराखंड को नंबर 1 बताया जाता है, लेकिन आप देखिए ना, धरातल पर उत्तराखंड किस क्षेत्र में नंबर 1 है। बेरोजगारी
की बात सरकार करती है कि हमने बेरोजगारी दूर कर दी, लेकिन बेरोजगार लगातार धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है। बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर राज्य की मातृशक्ति और विपक्षी दल लगातार आंदोलित हैं कि बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। 21, 20 और 22-23 की NCRB की रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए, चौंकाने वाली है। 9 हिमालयी राज्यों में बेटियों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पर। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भारी प्रचंड बहुमत हासिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक लखपत सिंह बूटोला पहली बार जोशीमठ देवनगरी में पहुंचे, जहां नवनिर्वाचित विधायक लखपत बूटोला ने TCP मुख्य बाजार से लेकर मारवाड़ी चौक तक एक रोड शो किया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक लखपत सिंह बूटोला की जोशीमठ देवनागरी पहुंचने पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और जोशीमठ नगर के स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया है। बता दें कि इस रोड शो के दौरान सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने शिरकत की है। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक लखपत बूटोला ने जोशीमठ नगर के लोगों से कहा कि मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता की नैतिकता की लड़ाई में साथ दिया है। जोशीमठ की जनता के साथ रहूंगा। यहाँ के लोगों को जो उजाड़ने का काम किया जाए, जो यहाँ के लोगों को हटाने का काम किया जा रहा, वो मैं होने नहीं दूंगा। बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने जो कांग्रेस पे भरोसा जताया है, मेरा मानना यह है कि हम लोग पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश स्तर पर और बद्रीनाथ के स्तर पर पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक उथल हो रही है और राजनीति में जो उठापटक चल रही है, जो दल बदल का वो चल रहा है, एक सबक जनता ने सिखाया है और ये प्रचंड जीत पूरे बद्रीनाथ विधानसभा को समर्पित है। देहरादून से SN उत्तराखंड लोक सेवा की ओर से PCS परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से 2 शिफ्ट में हो रहा है। PCS परीक्षा 2 शिफ्टों में रखी गई है। इसके लिए 405 केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इस परीक्षा में करीब 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। 405 परीक्षा केंद्र पारदर्शी परीक्षा के आयोजन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोग की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परीक्षा को पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों से बैठक कर पहले ही दिशा निर्देश दिए हैं। एग्जाम को लेकर आयोग ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर धारा 144 लागू कर दी गई है। नकल विरोधी दस्तों को सावधान करते हुए कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। और इस खबर पर देहरादून से ब्यूरो चीफ SN पंत जी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। SN जी, पंत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रदेश में PCS परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, 2 शिफ्टों में इसका आयोजन किया जाएगा। आपका सवाल दोबारा सुनना चाहूंगा। पंत जी, प्रदेश में PCS परीक्षा का आयोजन होने वाला है, 2 शिफ्टों में 405 केंद्रों पर एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल, आज PCS लोक सेवा आयोग के जरिए 2024 की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 405 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उसमें 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आज मौके पर एग्जाम दिया है। 2 पालियों में ये एग्जाम रखा गया था, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। यानी कुछ देर पहले ही अभी एग्जाम खत्म हुआ है और परीक्षार्थियों को सुबह से ही पहले ही दिन ये अलर्ट किया गया था कि एग्जाम से 15 मिनट पहले आपको पहुंचना होगा। और तकरीबन अगर आप देखेंगे तो इस पूरे प्रोसीजर में 105 पद सामान्य श्रेणी के हैं, 35 अनुसूचित जाति के हैं, 6 पद अनुसूचित जनजाति के हैं, 28 पद OBC के हैं, 15 पद गरीबी रेखा से नीचे वाले अभ्यर्थियों यानी EWS के लिए रखे गए हैं। यानी डिप्टी कलेक्टर के 9 पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक के 17 पद हैं, जिला कमांडेंट के 5 पद हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का 1 पद है, जिला पंचायत राज अधिकारी का 1 पद है,
और वहीं साथ ही साथ कार्य अधिकारी जिला पंचायत का 1 पद है, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी का 6 पद है, उप शिक्षा अधिकारी के 58 पद है, परिवीक्षा अधिकारी का 1 पद, वित्त अधिकारी के 14 पद, सहायक आयुक्त के 16 पद, राज्य कर अधिकारी के 53 और सहायक नगर आयुक्त के 60 पद हैं। कुल मिलाकर के इन पदों पर जो भर्ती लोक सेवा आयोग के जरिए निकाली गई थी, उसकी आज प्राइमरी जो परीक्षा थी उसको दोनों पालियों में कंडक्ट किया गया है। इस दौरान सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम थे। चीफ सेक्रेटरी ने पहले ही नोडल एजेंसियों को इस बात का आगाह किया था कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, किसी तरीके से कोई असुविधा किसी भी परीक्षार्थी को ना हो और किसी प्रकार से, क्योंकि आपने देखा होगा ये एग्जाम पहले 7 तारीख को होना था, लेकिन इसको पोस्टपोन किया गया ताकि आज इसको कंडक्ट कराया गया और पूरी तत्परता के साथ इस पूरे एग्जाम को करवाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी और संपूर्ण रूप से पीछे जो प्राइमरी स्टेज का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 2024 का एग्जाम था वो सकुशल संपन्न कराया है। धन्यवाद पंत जी, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो उत्तराखंड में पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया गया है। 2 शिफ्टों में पीसीएस की परीक्षा रखी गई है। चंपावत एसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। शनिवार को एसओ पाटी देवनाथ गोस्वामी के द्वारा पुलिस टीम के साथ बालिक चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त नैन सिंह के पास से थैली के अंदर रखी 870 ग्राम चरस बरामद हुई है। अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना उप निरीक्षक सागर सिंह बिस्ट के द्वारा की जा रही है। एसओ ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भगवानपुर तहसील के दरियापुर दयालपुर गांव में गुलदार के आतंक से किसान खेतों पर झुंड के साथ जा रहे हैं, जिससे पशुओं का चारा और धान रुपाई कर पाएं। किसान ने बताया कि गुलदार की दहाड़ इस कदर खौफनाक है कि लोग घरों की छतों पर सोने को मजबूर हैं। किसानों ने बताया कि गुलदार के डर से पशुओं को दूसरे गांव भेज दिया ताकि पशु सुरक्षित रहें। अब सवाल इस बात का है कि आखिर सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम जीरो ग्राउंड पर नहीं पहुंची, जिसके चलते किसान खौफजदा हैं। रात को 1:38 को हम बाथरूम के लिए उठे जी, और जी जैसे ही वापसी गए तो घर के सामने पूरा घुर्रा रहा। वहीं पे दीवार के पास में ही 5-5 फुट मेरी दीवार है सर, और वहीं पे मेरे डंगर बंधे हुए थे। और जी जैसे पूरा रुका तार रहा वो मैं देखा तो गुलदार फिर रहा बाहर पे। और जी मैं घर पे फ़ोन करा गांव में से आदमी आए, तभी वो मुझे भी लेके गए, मेरे डंगरों को भी लेके गए। उस दिन के बाद में डंगर मैंने रिश्तेदारी में अपनी पूछा दिए और मैं वहाँ पे पढ़ रहा, घर मेरा अकेला, वहाँ इसका कुछ समाधान करो। उन्होंने डंगर भी अपनी बहन के यहाँ भेजे इमली खेड़ा। अच्छा। और उसके बाद फिर उन्होंने अब घर भी छोड़ दिया, बकरी बच्चे भी दूर है और अपने आप भी दूसरे घर में रह रहा। अब उसे इतनी परेशानी हो रही बहुत ज़्यादा। अब तो जानवर, अब कल आरिफ भाई का फार्म पर से कुत्ता उठा लिया और तड़क में आके उसे फाड़ के इसमें डाल दिया चेरी में। और चेरी में जिस टाइम डाला वो हमने भी देखा, आधे गाँव करीबन देख रहे। कई दिन से बहुत ही समस्या चल रही है यहाँ, किसी ने कोई सूचना नहीं दी। अच्छा अब सूचना दी तो वन विभाग वालों ने अब तक का कोई सूचना नहीं, सुबह से चल ही रहा है काम। अच्छा, वन विभाग की टीम नहीं आई अब तक? नहीं आई जी अब तक। कर जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया है। डॉक्टर महेश शर्मा मुखानी स्थित विवेकानंद अस्पताल के मालिक हैं, जिनके ऊपर महिला ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। महिला द्वारा डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, जिस पर थाना मुखानी ने एफआईआर दर्ज की है। चूँकि ये पुराना मामला है, नए कानून लागू होने से पहले, तो ये आईपीसी में दर्ज है। 354, 506, 452 में दर्ज है आईपीसी। हाँ, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
ग्राम सावलदे क्षेत्र में सड़क किनारे नल से पानी भर रहे दो मासूम भाई बहनों को एक बाइक सवार युवक ने जोरदार टक्कर मार दी है। इस दुर्घटना में मासूम किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं घटना में उसकी 2 साल की बहन गंभीर तौर पर घायल हुई है। घटना के बाद जहां एक और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाने के लिए साथ ही फरार हुए बाइक सवार की तलाश जुटाने के लिए तलाशी शुरू कर दी है। बबलिया में ये बच्चे पानी भरने के लिए आए थे नीचे रोड पे, तो पानी भर के बच्चे जा रहे थे ऊपर को, साइड में थे अपनी बच्चे, और बाइक वाला कुछ ज़्यादा स्पीड में था, मतलब बुलेट वाला जो था कुछ ज़्यादा स्पीड में था, बहुत ज़्यादा स्पीड में था। तो ये स्पीड में जब आया तो इसने 2 बच्चों को, एक छोटी बहन थी उसकी और एक खुद था अपना मरने वाला बच्चा, पवन नाम है बच्चे का, 8-9 साल का बच्चा, एक बच्ची है, एक 2 साल की बच्ची है वो। तो बच्ची को सर में लगी है चोट, 4 टाँके आए हैं बच्ची को, और पवन जो है वो मर चुका है, और कुछ ज़्यादा स्पीड में था ये बुलेट वाला। रामनगर में शनिवार की शाम ग्राम सावलदे क्षेत्र में सड़क में पानी भर रहे नल से 2 मासूम भाई बहनों को एक बाइक सवार युवक ने कुचल दिया, जिसमें 8 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना को लेकर जहां एक और मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं गाँव के लोगों में भी घटना को लेकर आक्रोश बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाइक सवार जो बुलेट सवार था वो मौके पर गाड़ी छोड़कर भाग गया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसी गाँव में रहने वाला 8 वर्षीय पवन अपनी 2 वर्षीय मासूम बहन अनुष्का के साथ सड़क किनारे पानी भरने आया था। इसी बीच बाइक सवार ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें पवन की मौत हो गई और उसकी बहन जो 2 वर्षीय वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन। टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेट पर एक युवक के लटके होने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुबह कुछ स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो स्टेडियम के गेट पर एक युवक लटका मिला, जिसे पुलिस की सहायता से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। हालांकि घटना की सूचना युवक के परिजनों को दे दी गई थी। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले पर जाँच कर रही है। बीते दिनों लाल कुआं में भारी बरसात के बाद जलमग्न हुई पूरी विधानसभा के लिए विधायक मोहन बिष्ट के द्वारा नगर पंचायत सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन आपदा के सीजन में अधिकारी कितने गंभीर हैं, इसका उदाहरण बैठक में ही देखने को मिल गया, जब कई विभागों के अधिकारी आए ही नहीं। उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बैठक में भेजकर औपचारिकता पूरी कर ली, जबकि कई अधिकारी विधायक के सामने बहाने बनाते हुए नजर आए। विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने लगातार अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया, लेकिन जनता की समस्याओं के प्रति ज्यादातर अधिकारी गंभीर दिखाई नहीं दिए। हालांकि विधायक ने कहा कि जल्द धरातल पर जलभराव और आपदा से निपटने के लिए काम होते नहीं दिखाई दिए तो इन अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के उच्च अधिकारियों को कहा जाएगा। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको उनका जवाब भी लिया जाएगा, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल भी किया जाएगा, और साथ ही जो है जो आपदा काल में उसकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कार्य है उन पर हमने प्राथमिकता से आज भी सामंजस्य बनाकर, आप विभागों को आपस में सामंजस्य बनाकर और बिना फॉर्मेलिटी में पड़े हुए तुरंत कार्य करने के आज निर्देश दिए हैं। अगर उसके बाद भी कोई फर्क नहीं आता तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो जल भराव से कैसे निपटेंगे? जल भराव से अभी हम लोगों ने 2-3 बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक, जंदारी नहर की क्षमता बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जो देवखड़ी नाले को लालका नहर के साथ जोड़ा है, उससे हम उसको 1-2 स्थानों पर उसको डाइवर्ट करने का, जैसे आवास विकास के पास एक जगह हमारे पास समझ में आई है, हल्द्वानी स्टेट बैंक के पास आई है, उन जगहों पर हम प्रयास ये कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत पानी उधर डाइवर्ट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बाराकोट ब्लॉक के कई गांवों में आई आपदा से ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं क्षेत्र में हुए इस त्रासदी का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी रविवार को बाराकोट ब्लॉक के पडासू, शीरा, बैडाऊड,
सहित कई गांवों में पहुंचे और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया है और आपदा पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही पडासो शेरा में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए भवनों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी किया है। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में रविवार को भारी बारिश होगी। अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार जिले के कुछ इलाकों में कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जनपदों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में उमस परेशान कर सकती है। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।